मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, या इसे हम कहते हैं यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या इसे इस नाम से भी जाना जाता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे गेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो कैसे नॉन यूनिक हो जाए और कैसे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिक हो जाए। ठीक है, तो हमें इन सभी बातों को समझना है आज के इस वीडियो में। तो हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन क्या, मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जो हमारा ये टॉपिक है वो है क्या। सबसे पहला डेफिनेशन जो है हमारा वो क्या है, गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, फॉर द सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देने की बात है, सेम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी कैन हैव डिफरेंट ए एंड फाई। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स यानी कि ए वेक्टर और फाई को चेंज कर दूं, ठीक है, जो कि वेक्टर पोटेंशियल है और ये स्केलर पोटेंशियल है, अगर मैं इन्हें चेंज कर दूं, इसके बावजूद हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसीलिए हम जो है इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वैल्यू है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा उल्टा करके लिखूं तो क्या कह देख सकता हूं, इफ वी ट्रांसफॉर्म द वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, अगर हम वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करें यानी कि चेंज करें, ठीक है, किसको करना है, वेक्टर पोटेंशियल ए एंड स्केलर पोटेंशियल फाई को, इन सच अ वे, इस तरह से चेंज करें कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमेन सेम, अगर वो सेम रहेगा चेंज करने के बाद ए एंड फाई को, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप जो है डेफिनेशंस को खुद बना लो। देखिए, मेरा यहां पर कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर पोटेंशियल है ए वेक्टर और दूसरा जो है स्केलर पोटेंशियल है वो है फाई। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों के लिए, इन दोनों पोटेंशियल्स के लिए, ठीक है, ए एंड फाई के लिए, ए एंड फाई के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, ए और फाई के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल को चेंज कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल्स को चेंज कर दूं, मान लीजिए हम मैं लेता हूं अभी ए प्राइम, इस बार ए प्राइम वेक्टर लेता हूं, ठीक है, यानी कि वेक्टर पोटेंशियल का प्राइम मैंने ले लिया एंड फाई प्राइम। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे वापस से यही मिल जाए, वापस से हमें क्या मिल जाए, वापस से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है ए से ए प्राइम में और फाई से फाई प्राइम में, तो हम इसे कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल्स हैं ए एंड फाई वो नॉन यूनिक कहलाएंगे इस केस में, क्योंकि इन्हें चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई अद्भुत चीज नहीं है। ठीक है, इन्हें चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन यूनिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स। साथ ही साथ, क्योंकि अब इसका थोड़ा उल्टा देखते हैं एक बार, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एंड मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, अगर मैं इन्हें चेंज कर दूं, ई प्राइम पे चला जाऊं एंड बी प्राइम पे चला जाऊं, इसके बावजूद अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हुआ, ये बराबर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वो यूनिक है, क्योंकि हमें पोटेंशियल्स के चेंज करने के बावजूद, पोटेंशियल को चेंज करने के बावजूद भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलता है। ये तो हो गया कि मैंने आपको मुंह से ये सारी बातें बता दी, पर इसे हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने इसे पोटेंशियल को चेंज किया, तो हम पहले पोटेंशियल्स को चेंज करेंगे और हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो कौन सा रिलेशन है, वो ये रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाय डी टी के।
जहां पे ए वेक्टर पोटेंशियल है और फाई स्केलर पोटेंशियल है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है वो इक्वल होता है कर्ल ऑफ ए का, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, जहां पे ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल होगा। अब लेट डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए हमारे पास पहले जो वेक्टर पोटेंशियल था वो ए था और वो चेंज होकर के हो गया ए प्राइम। जैसे मैंने ऊपर में लिखा कि पहले वेक्टर पोटेंशियल ए था, वो चेंज होकर के हो गया ए प्राइम। अगर मैं ए प्राइम का वैल्यू रिलेट करना चाहूं इस वाले से, कैसे करूंगा? हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर में कुछ चेंज हुआ होगा तब ना ए प्राइम बना, ठीक है। मान लीजिए कि पहले हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये सीरियस नहीं लीजिएगा इन बातों को, कि ए वेक्टर मान लीजिए मेरे पास उसका वैल्यू था वो 2 था, ठीक है, और बाद में वो हो गया 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 2 विच इज 4, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस जो चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज को मैं जो है अल्फा से लिख रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास फाई था, वो चेंज हो गया फाई प्राइम पर, ठीक है। फाई जो है वो फाई प्राइम बन गया, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिख सकते हैं फाई प्लस बीटा। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो अल्फा होगा ना वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेक्टर फील्ड में चेंज, वेक्टर पोटेंशियल में चेंज वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ठीक है। इसीलिए अल्फा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। साथ ही साथ बीटा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, डेफिनेशंस को देखे, ठीक है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में जो देखा उसे मैंने कुछ इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लिया, जो वहां पे हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने 4 इक्वेशंस देखे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का और 2 ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हम लोगों ने। मैंने उन्हें नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और 4। तो फॉर बी हम जो है पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। मैंने आपको क्या कहा था कि स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल में चेंज होने के बावजूद हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, मैंने ये कहा था। अब क्या हर चेंज के लिए मान लेते हैं जैसा भी चेंज हो जाए, क्या सेम हमें मिल सकता है? संभव नहीं है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर ये जो अल्फा है और बीटा है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो बीटा है वो किस प्रकार का चेंज होगा, ये जो अल्फा है वो किस प्रकार का चेंज होगा, ताकि हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। फॉर बी बाय डेफिनेशन मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद भी जो है ना वो सेम रह गया। हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि हमारा चीज सेम रह गया। तब क्या होता है, अगर मैं प्राइम वाले के लिए फॉर्मूला बैठाऊं पहले वाले को, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 2, b इक्वल टू क्या होता है? कर्ल ऑफ ए। तो b प्राइम इक्वल टू क्या होगा? कर्ल ऑफ ए प्राइम। हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर b है, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? कर्ल ऑफ ए, ठीक है। हमने क्या क्या सिर्फ b का मान को यहाँ पर बैठाया है, जहां पर जो कि हम डिफाइन पहले ही कर चुके हैं हम लोग। या इसे हम कैसा लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ ए प्राइम का वैल्यू क्या है? ए प्राइम का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस अल्फा। ध्यान देने की बात याद है कि अल्फा जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होगा, इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। या यहां पर देखिए, इसे मैं अगर ब्रेक करूं ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा मुझे? कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। हमें ये मिला। अब यहां पर देखिए ये कर्ल ऑफ ए है, मैं इसे ब्रैकेट में कर लेता हूं। देखिए यहां भी कर्ल ऑफ ए है, यहां भी कर्ल ऑफ ए है, दोनों इक्वल्स के साइन के इधर दाएं और बाएं तरफ है, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो ये दोनों कर सकते हैं। तो मैंने इसे काट दिया। हमें क्या मिला? हमें मिला कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अरे ये क्या हो गया?
किसी वेक्टर क्वांटिटी का, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल अगर जीरो है तो यहां पर सोचने वाली बात है कि हर वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो नहीं हो सकता। वो वेक्टर क्वांटिटी कैसा होगा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो कैसा होगा देखते हैं। मैं एक लाइन लिखता हूं मैं, इफ कर्ल ऑफ अल्फा is 0, then the alpha will be gradient of a scalar quantity. Gradient of scalar, ठीक है, क्वांटिटी आप समझ लो। यानी कि ये अल्फा कैसा होगा, ग्रेडियंट होगा किसी स्केलर क्वांटिटी का। जैसे कि मान लेते हैं हम अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहां से, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, जहां पे लैम्डा को मैं स्केलर डिफाइन करता हूं यहां पर, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू स्केलर, लैम्डा जो है एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जहां पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं सर, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो, देखिए कर्ल जो होता है ना, किसी भी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जो होगा वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, ये चीज, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि चेंज को हमने डिफाइन किया है, चेंज असल में है, तो इसीलिए हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर देखिए मैं कुछ बताता हूं आपको, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, मैं लैम्डा ही कर देता हूं, वो जीरो होगा। ये जो है डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर जो है वो जीरो होता है। और जहां पर जो ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर मैं कह रहा हूं ना, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरा टर्म, लेकिन लैम्डा स्केलर है, याद रखिएगा लैम्डा स्केलर है, बट ये पूरा टर्म वेक्टर क्वांटिटी है। ये यहां पर सोचिएगा, आप इन सब पे विचार कीजिएगा कभी बैठ करके, ठीक है। तो वेयर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको मानते हैं ये लिखना नहीं है ये लाइन, तो आप सिंपली ये वाला लिख दो, ठीक है, और इक्वेट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको मिलेगा अल्फा के बदले ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये मिल गया। यहां से अगर मैं इस वाले को डिफाइन करूं, जो इक्वेशन 3 था वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा देखते हैं। ए वेक्टर जो है वो चेंज तो हो गया ए प्राइम में, बट गेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो ए प्राइम का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। इसे मैं इक्वेशन 5 देता हूं नाम, ठीक है। गेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये अल्फा होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, तभी गेट ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा, वरना वो गेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और हमारे पोटेंशियल जो है वो नॉन यूनिक नहीं कहलाएंगे उस केस में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूं कि क्या ऐसा चेंज होने के बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, वो देखते हैं। चलिए मान लीजिए बी प्राइम जो है उसका वैल्यू निकालता हूं मैं, ठीक है, बी प्राइम का वैल्यू निकालता हूं, देखते हैं क्या निकलता है। कर्ल ऑफ ए प्राइम, बी का वैल्यू जो होता है, या बी प्राइम का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, कर्ल ऑफ ए प्राइम का वैल्यू क्या है, यहां से लिखेंगे इस बार, ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, या इसे मैं ब्रेक करूं तो कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा यहां पर देखिए ये वैल्यू जो है ना वो जीरो होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। एंड कर्ल ऑफ ए जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, यहां से हम बी के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, यूनिक रहा। यहाँ पर ध्यान से देखिए,
मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा है, यूनिक रहा, एंड जो ये पोटेंशियल्स होता है वो नॉन यूनिक कहलाएंगे यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा आपको ये एग्जाम में नहीं लिखता है, बेसिकली आपने यहाँ तक डिफाइन कर दिया है ना, तो यहाँ पर वाजिब बात है कि अगर ये चीज ऐसा, ये जो है ऐसा हुआ, ठीक है, अल्फा का वैल्यू ऐसा हुआ, तो वो ऐसे केस में हमारे पोटेंशियल जो है वो नॉन यूनिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए हम देखते हैं। पहले ही हम मान लेते हैं कि हमारा जो फील्ड है ना वो यूनिक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्राइम का। सिंपल सा बात है, हम ये मान लेते हैं, बट किस केस में होगा हमें वो केस निकालना है बेसिकली। चलिए ई प्राइम का वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 1 से इस्तेमाल करता हूं। ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाई डी टी, तो वही मैं यहाँ पर पुट करता हूं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई प्राइम, क्योंकि फाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइम में है तो मैं फाई प्राइम ले रहा हूं इस केस में, माइनस डी ए प्राइम बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, या हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है, फाई का वैल्यू क्या है, फाई प्राइम का वैल्यू, फाई प्राइम का वैल्यू है फाई प्लस बीटा माइनस ए प्राइम का वैल्यू क्या है, ए प्लस, इस बार याद रखिएगा हम ये वाला वैल्यू लेने वाले हैं, ग्रेडियंट इक्वेशन 5 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ना हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिक कहला रहा है, लेकिन कब, जब चेंज ऐसा हो रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड का देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ना स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दोनों हैं, मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने वेक्टर पोटेंशियल को मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिक्स कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो चेंज ऐसा होगा, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज, सॉरी स्केलर पोटेंशियल का चेंज, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर ऐसा वैल्यू लिख रहे हैं। वापस से मैं ब्रेक करता हूं तो यह क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए वेक्टर बाय डी टी, ठीक है, या मैं वेक्टर को ओपन करता हूं ब्रैकेट को, तो यहां पर क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीटा माइनस डी ए बाय डी टी माइनस डी बाय डी टी, और यहां पर ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा। मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म मिला, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म मिला, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ ये टर्म मिला, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म हमें मिला, इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाय डी टी। चलिए यहां पर देखिए माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू के उस साइड भी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इधर है, माइनस डी ए बाई डी टी इधर है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीटा, चलिए माइनस यहां पर देखिए ये डेल ऑपरेटर है। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि जो डेल ऑपरेटर होता है वो स्पेस डेरिवेटिव है, और जो टी है वो टाइम डेरिवेटिव है, और दोनों जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, तो हम उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि एक काम और हम कर लेते हैं इस वाले में कि हम माइनस को कॉमन लेकर के खत्म कर देते हैं, तो ये हमारा प्लस हो गया पूरा टर्म, तो हमें क्या मिला, ग्रेडियंट ऑफ बीटा प्लस यहां पर ग्रेडियंट ऑफ डी लैम्डा बाय डी टी इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं डेल ऑपरेटर को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलता है, डेल ऑपरेटर बीटा प्लस डी लैम्डा बाय डी टी इज इक्वल टू 0, या यहां पर मुझे क्या मिला, बीटा प्लस डी लैम्डा बाय डी टी इज इक्वल टू 0, या मैं बीटा मुझे कैसा मिला, बीटा इज इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाय डी टी। ये है बड़ी बात कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारा वेक्टर पोटेंशियल नॉन यूनिक रहा इस केस में, तो वैसे केस में हमारा जो स्केलर पोटेंशियल है वो नॉन यूनिक कहलाएगा। कब, जब हमारा बीटा का वैल्यू जो होगा वो ऐसा होगा माइनस डी लैम्डा बाय डी टी का। तो यहां से इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इंक्रीज होगा,
कैसा बन जाएगा, फाई विच इज फाई प्राइम इज इक्वल्स टू फाई प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डी लैम्डा बाई डी टी, तो माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। इसे मैं इक्वेशन 6 नाम देता हूं। अब यहां पर आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, या मैं आपको यहां पर प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि हमारा जो है ऐसे चेंज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है यूनिक कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइम का वैल्यू मैं निकालता हूं तो क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाई डी टी। सॉरी यहां पर प्राइम था तो इसमें भी प्राइम लगेगा, तो माइनस ग्रेडियंट फाई का वैल्यू क्या निकला हमारा, फाई का वैल्यू निकला फाई माइनस डी लैम्डा बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, और ए प्राइम का वैल्यू क्या है, ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, हमें ये वैल्यू था। आगे बढ़ते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेडियंट ऑफ डी लैम्डा बाई डी टी माइनस, यहाँ पे वेक्टर साइन छूट गया है, डी ए बाई डी टी, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी बाई डी टी, एंड ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा। याद रखिएगा ये डेल ऑपरेटर स्पेस डेरिवेटिव है, टी टाइम डेरिवेटिव है, तो मैं इस सॉरी यहाँ पर जो डेल्टा है डेल ऑपरेटर उसे मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डेल ऑपरेटर और यहाँ पर लैम्डा रह गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ये क्वांटिटी सेम है। वेट अ मिनट, यहाँ माइनस जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिला, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला, देखिए ये माइनस डेल फाई माइनस डी ए बाई डी टी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिक कहलाएगा अगर हमारा जो वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल में चेंज ऐसा है। और इस केस में हम जो वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल को कहेंगे वो कैसा कहेंगे, वो कहेंगे हम नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने, सॉरी यहाँ पर ये नॉन यूनिक क्यों कहला रहे हैं पहले समझिएगा। ये नॉन यूनिक इसीलिए कहला रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने ए को चेंज कर दिया, हमने तो ए प्राइम बना दिया, ये चेंज है, बट फिर भी हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इन्हें नॉन यूनिक कह रहा हूं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो मैं इन्हें यूनिक क्यों कह रहा हूं, इन्हें यूनिक इसलिए कह रहा हूं कि वेक्टर पोटेंशियल में चेंज होने के बावजूद भी ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिक कह रहे हैं। ये यूनिक चीज है, अद्भुत चीज है। ठीक है, अद्वितीय है हिंदी में अगर मैं बहुत कहूं तो। ठीक है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, ऐसा को मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा, अद्वितीय रहा, और साथ ही साथ हमारा स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल कैसा रहा, वो अद्वितीय नहीं है, वो नॉन यूनिकनेस यूनिक है। और ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जिसमें हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल गया चेंज करने के बावजूद, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।